हे गाइस, वेलकम टू प्रीलिम्स व्यूअर। हमने कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पर ये नई सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक हमने 2 चैप्टर्स कवर किए। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर था। तो बिना किसी समय को गवाए हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर का बचा हुआ पार्ट देखेंगे। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर की शुरुआत करें, यस्टरडेज लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने देखी थी उसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट साइलेंट फीचर था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रिटन, जैसे कि अमेरिका का है, और एक होता है अनरिटन, जैसे कि ब्रिटेन का है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन टाइप का है, और इसका पहला साइलेंट फीचर यही है कि ये लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। इसके लिए 4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से पहला जो फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर। जैसे कि हमारा इंडिया जोग्राफिकली रिच एंड वास्ट कंट्री है, उसी के साथ डाइवर्स भी है। कल्चरली अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, एक प्राइम फैक्टर है बिहाइंड द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेकंड जो फैक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से आधे से ज़्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो बोरो किए गए थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद ही एक बल्कि एक्ट था जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे। तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि बन गया था। देन द थर्ड फैक्टर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। स्टेट और सेंटर के जो भी कानून है अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे तो ऑब्वियसली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कि ही बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन द फोर्थ फैक्टर वाज डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमररीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनमें से ज्यादा लोग जो थे वो लॉ बैकग्राउंड से थे। दैट्स व्हाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया। सो दिस वाज द फर्स्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ our Indian Constitution, that is lengthiest written constitution. Then second जो हमारा साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को देख परखने के बाद, पूरा रैम सैकिंग करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दुनिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पढ़ा, उनमें से जो भी बेस्ट सुटेबल पार्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये भी एक साइलेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये वेरियस सोर्सेस से ड्रॉ किया गया है। उसमें जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो है वो हमारे इसी एक्ट की वजह से आए हैं। फिलोसॉफिकल पार्ट जो है वो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं। देन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए। देन कैबिनेट गवर्नमेंट, रिलेशंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। जो थर्ड फीचर हमने देखा था वो था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल हो कि सिंपली उसको अमेंड किया जाए, या फिर वो इतना रिजिड होता है कि उसको अमेंड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो हमने जो अडॉप्ट किया था वो इन दोनों के बीच में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखा था। दैट्स व्हाई इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। It's a blend of rigidity as well as flexibility. The Constitution of India is neither rigid nor flexible. It is a synthesis of both. दोनों का सिंथेसिस है। आर्टिकल 368 जो है वो हमारे संविधान को अमेंड करने की प्रोसीजर बताता है। इसमें आप स्पेशल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट की जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उससे आप कुछ आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हो। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, इसे हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। सेकंड जो टाइप है अमेंडमेंट का अंडर आर्टिकल 368 वो है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथ रेटिफिकेशन ऑफ टोटल स्टेट्स। मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी ही, उसी के साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स का आपको रेटिफिकेशन भी लगेगा। ये अमेंडमेंट तब होती है जब अगर आप स्टेट्स के कुछ सब्जेक्ट्स है
उनको अगर सेंटर की लिस्ट में डालना चाहते हो या कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आप डालना चाहते हो तो उस टाइम पर आपको स्पेशल मेजोरिटी एज वेल एज उन मतलब भारत के जो भी आधे स्टेट्स है उनका रेटिफिकेशन भी लगेगा। देन थर्ड टाइप जो है वो होती है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है, जिन्हें हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंपल मेजोरिटी से जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान लाओगे, जो भी लॉज लाओगे, दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। उन अमेंडमेंट को आर्टिकल 368 में नहीं रखा जा सकता है। ओके, देन द फोर्थ फीचर वाज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अगर आप हमारे संविधान को अच्छे से देखोगे या फिर अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस। जब कभी इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूनिटरी बायस हो जाता है, यूनियन वहां पर पावरफुल हो जाता है। तो हमारे पास फीचर्स ऑफ फेडरेशन भी है एंड फीचर्स ऑफ यूनियन भी है। अब फीचर्स ऑफ फेडरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से है? तो टू गवर्नमेंट सिस्टम, देन डिवीजन ऑफ पावर्स, देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विथ बाइकैमरलिज्म। तो ये जो सारे फीचर्स है जहां पर आपको सेंटर मजबूत दिखेगा, ओके सॉरी यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत दिखेगा। तो ये जो है ये फीचर ऑफ फेडरेशन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल जो फीचर्स है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर में जिसकी सरकार होती है वही पूरे देश को चलाते हैं मेनली। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सिंगल सिटीजनशिप है इरिस्पेक्टिव ऑफ अमेरिका। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक तो आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है एंड यूएसए की भी सिटीजनशिप होती है। लेकिन अनलाइक दैट आप अगर इंडिया में हो तो आपके पास एक ही सिटीजनशिप है, वो होती है इंडियन। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, हमारी जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, आप सभी को पता होगा कि हमारे जो भी गवर्नर्स होते हैं वो सेंटर द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे स्टेट्स में सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड जो गवर्नर होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनमें विवाद होते हुए दिखाई देते हैं। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक यूनिटरी फीचर ही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज से आए हुए होते हैं वो एक यूनिटरी फीचर है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस जब लागू होते हैं तब जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि हमारा जो सेंटर है वो प्रभावी हो जाता है इस केस में। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि फेडरेशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर उसका जिक्र आया है या नहीं है, तो नोवेयर हैज बीन मेंशन अबाउट द फेडरेशन। लेकिन आर्टिकल 1 जो है उसमें हमने कहा है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एक स्टेट्स का यूनियन है। इससे दो चीजें पता चलती है, इट इंप्लाइज टू थिंग्स। वो है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। मतलब स्टेट्स इकट्ठा आकर उन्होंने एक फेडरेशन नहीं बनाया है, जैसे कि यूएसए में है स्टेट्स इकट्ठा आए थे और उन्होंने मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है, भारत में पहले ही एक भारत था, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स है। सो इंडिया जो है एक यूनियन है ऑफ स्टेट्स। देन नो स्टेट हैज राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन से अलग होने की किसी भी स्टेट को परमिशन नहीं है, अपने आप कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड। अब कुछ जो थिंकर्स है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल केसी वेयर जी ने कहा था कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फॉर्म में दिखने में तो ये फेडरल है लेकिन स्पिरिट में ये यूनिटरी है। क्वासी फेडरल, आधा फेडरल है। ओके, हमारा जो संविधान है वो एक आधा फेडरल है, क्वासी फेडरल है।
देन मॉरिस जोन्स जो थे उन्होंने कहा है कि ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। द टर्म बार्गेनिंग फेडरलिज्म इज यूज्ड बाय मॉरिस जोन्स। ग्रैनविले ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये जो नोट थी ये दी थी ग्रैनविल ऑस्टिन ने। आइवर जेनिंग्स, जिन पर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्योंकि इमरजेंसी पावर्स जब लागू होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पावर्स है वो सेंटर के पास चली जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ओके, सो ये जो भी थिंकर्स है इनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट्स दी गई है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा डिस्क्राइब किया है, इस पर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होती है या फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की एक कंबाइन एग्जाम होती है, जनरली इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट्स है जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। या आप अगर मेंस में कभी आंसर लिख रहे हो और आपको कहा जाए कि राइट एन एसे ऑन इंडियन साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर भारतीय संविधान फेडरल सिस्टम है इसको डिस्क्राइब कीजिए, तब ये जो थिंकर्स है उन्होंने जिस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया है वो आप यूज कर सकते हो। देन द फिफ्थ साइलेंट फीचर वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है, जो कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म से बोरो किया है फीचर। We have opted for British parliamentary system of the government rather than American presidential system of the government। अब ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर राज था तब तक हमारे ही लोग वहां पर सरकार में थे, तो वो फैमिलियर थे इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो दैट्स व्हाई इंडियंस वो फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं उन दोनों में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रिंसिपल है, इसी पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड होती है। इसी को और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से भी जाना जाता है, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट इन नामों से जाना जाता है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इन दोनों में से कौन सी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहलाई जाती है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है उसके बीच में, और लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, देन एस्टैब्लिश्ड नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। अब ये जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने सिर्फ सेंटर में ही नहीं लागू किए, तो स्टेट्स में भी दिखती है। ओके, स्टेट्स में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं। देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होती है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड होती है, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में पावर्स का सेपरेशन होता है इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में। देन और क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया के, तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत में पीएम एंड प्रेसिडेंट दो पोस्ट होती है, जिसमें से पीएम जो होते हैं वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, व्हाइल प्रेसिडेंट इज आर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, हेड ऑफ द नेशन। हमारा जो इंडिया है उसका हेड प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नॉमिनल पोस्ट है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और रियल जो पावर होती है वो पीएम के हाथ में होती है। सो पीएम इज अ रियल एग्जीक्यूटिव। Then the next feature of parliamentary government in India is majority party rule। जैसे अभी फिलहाल बीजेपी की जीत हुई थी मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट से, सो बीजेपी रूल कर रही है, तो मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो रूल करती है
ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के प्रति जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो फीचर है इस पर हर एक बार क्वेश्चन आते हैं, ये एक मेन फीचर है और इसी पर पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नीचे से दिया हुआ ऑप्शंस में से कौन सा एक फीचर है। तो उसमें जनरली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ये ऑप्शन होता है। देन फोर्थ जो फीचर है वो है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स की मेंबरशिप होती है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट होते हैं उनकी लीडरशिप होती है। जैसे अब सेंटर में देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके अगुवाई में सरकार चलाई जाती है, व्हाइल इन स्टेट चीफ मिनिस्टर जी के अगुवाई में सरकार चलाई जाती है। देन द नेक्स्ट फीचर इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। राज्यसभा, अगर आप कभी सुना नहीं होगा कि राज्यसभा का डिसोल्यूशन हो गया, ओके। लोकसभा हमेशा चुनाव से पहले डिसॉल्व की जाती है। सो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस नॉट अपर हाउस, इट इज द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है लाइक्स टू कॉल पार्लियामेंट्री सिस्टम एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। अब प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो मेन फैसले होते हैं वो अंडर प्राइम मिनिस्टर लिए जाते हैं। सो इसी वजह से इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। देन आज का लेक्चर यहां से मेनली स्टार्ट होता है। अब तक जो हमने देखा वो हमने यस्टरडे के लेक्चर में कवर किया था। सो द सिक्स्थ फीचर, साइलेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का एक सिंथेसिस है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उससे एसोसिएटेड है। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद के फैसले खुद ले सकती है, ओके। वहां पर जुडिशरी सुप्रीम नहीं होती है। वेयर एज प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस कंट्री का वो सुप्रीम होता है, उसके पास सुप्रीम पावर्स होती है, जैसे कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास है, ओके। लेकिन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो बहुत ही फास्ट है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो जुडिशियल पावर है ऑफ रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोर देन दैट ऑफ यूएस। यूएस से थोड़ा नैरो है, कम है, ओके। दिस इज बिकॉज क्यों, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि जो लीगल मैटर्स होते हैं टू बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड दैट इंडिविजुअल्स बी ट्रीटेड फेयरली। इंडिविजुअल्स को फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए और जो भी लीगल मैटर्स होंगे उनको इस्टेब्लिश जो रूल्स है प्रिंसिपल्स है उनके अकॉर्डिंग आपको रिजॉल्व करना होगा। लेकिन इसमें एक ख्याल रखना होगा कि जो भी इंडिविजुअल्स है उनको फेयरली ट्रीट किया जाए। वेयर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21। इसमें क्या कहा जाता है कि अ लॉ दैट हैज बीन इनेक्टेड इज ओनली वैलिड इफ इट हैज फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ इनेक्टमेंट। मतलब वो लॉ गलत है या सही है ये देखा नहीं जाता है, बल्कि क्या वो वैलिड तरीके से इनेक्ट किया गया है, मतलब लागू किया गया है या नहीं। जो भी प्रोसीजर हमारे संविधान में लिखी गई है अगर उसको फॉलो करने के बाद उस लॉ को बनाया गया होगा तो वो वैलिड किया, मतलब वैलिड उसको तय किया जाएगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि सिटीजन्स को फेयरली ट्रीट किया है या नहीं किया है, ओके। अगर वो संविधान के दायरे के अंतर्गत है तो वो लॉ वैलिड होगा, ओके।
Article 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law. मतलब किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ और लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो। कब तक? जब तक किसी प्रोसीजर जो भी लॉज में इस्टेब्लिश है उसके तहत आप कोई रूल नहीं बनाओगे या लॉ नहीं बनाओगे। ओके, मतलब अगर प्रोसीजर जो भी संविधान में लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो आप उनको उनके राइट्स के अगेंस्ट डिप्राइव कर सकते हो। Thus, आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स। आपको आर्टिकल 21 में दो राइट मिलते हैं, एक तो राइट टू लाइफ एंड सेकंड वन इज राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ओके, अब और एक ऐड करने की बात चल रही थी, राइट टू प्राइवेसी, इसी के अंतर्गत। देन सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है between the British principles of parliamentary sovereignty and American principle of judicial supremacy, तो ये इंडियन संविधान में कैसे मतलब इसको इस्टेब्लिश किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड क्या कर सकता है, कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स जुडिशियल रिव्यू पावर। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिशियल रिव्यू की पावर है जिसके अंतर्गत वो पार्लियामेंट में अगर कुछ लॉज बनाए हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 316। मतलब देखिए दोनों को अलग अलग उन्होंने क्या किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एज वेल एज पार्लियामेंट को अलग अलग पावर्स दी है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, व्हाइल जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। लेकिन ऐसा करते समय आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप हटा नहीं सकते हो। ओके, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस आएंगे उनको आप हटा नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट्स को हटा नहीं सकते हो। ओके, क्योंकि वो जस्टिसेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप उनको डिप्राइव करने के लिए अगर कोई प्रोसेस होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग आप लॉ बना सकते हो। आप इमरजेंसी के टाइम उनको आप हटा सकते हो। ओके, लेकिन आप पूरे की पूरी तरह संविधान से आप उनको हटा नहीं सकते। ओके, कुछ समय के लिए आप उनको स्थगित कर सकते हो इमरजेंसी प्रोविजन में, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते हो। सो ये बोथ जो पावर है वो दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स व्हाई इट इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एज वेल एज जुडिशियल सुप्रीमेसी। देन द सेवंथ साइलेंट फीचर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है, देन उसके बाद है हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी है, खुद के फैसले खुद ले सकती है बिना किसी के दबाव में आए हुए, एंड इंटीग्रेटेड भी है। The Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. This single system of courts enforces both central laws as well as the laws, unlike in USA. Okay, सेंट्रल और स्टेट के दोनों के भी जो लॉज है उनको ये जो हमारा सिंगल सिस्टम है ऑफ कोर्ट्स ये एनफोर्स कर सकता है। यूएसए में ऐसा नहीं है। द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी ओनली, और जो स्टेट लॉज है वो स्टेट की जो जुडिशियल सिस्टम है वो एनफोर्स करती है। ओके, यूएसए में फेडरल लॉज को एनफोर्स किया जाता है फेडरल जुडिशरी द्वारा, एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी ओनली। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट है हमारा, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी इसे कहा जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट को आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं। ये गारंटर है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सुप्रीम कोर्ट
is the guardian of the constitution and as well as highest court of appeal, guarantor of the fundamental rights of the citizens. Then constitutional provisions जो है to ensure its independence. अब इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने कहा है, तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी उसका जो इंडिपेंडेंस है उसको जारी रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस भी दिए हैं. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस. जो जजेस है उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर किया गया है. उनका टेन्योर खत्म होने से पहले उनको कोई बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है. फिक्स सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस. जजेस की सर्विस कंडीशंस फिक्स रखी है. Then all the expenses of the Supreme Court charged on the consolidated fund of India. जो consolidated fund of India होता है उसी पर सब जो expenses होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो चार्ज किए जाते हैं, उसी से सब सुप्रीम कोर्ट को expenses मिलते हैं, अपने खर्चे मिलते हैं. Then prohibition on the discussion on the conduct of judges in the legislature. आप legislature में judges का जो conduct है उसको discuss नहीं कर सकते हो. देन बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते. देन द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर सुप्रीम कोर्ट का आप कंटेम्प्ट करते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकता है. ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है. सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन. सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो जुडिशरी होती है वो एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट होती है. देन द 8th फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स. अब फंडामेंटल राइट्स ये जो फीचर है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो पार्ट 3 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है आपको 6 फंडामेंटल राइट्स के लिए to all the citizens of India. Okay. Part 3 of the Indian Constitution guarantees 6 fundamental rights to all the citizens. अब ये 6 fundamental rights कौन से? तो फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 में. देन राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 to 22. देन थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये है अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 में. देन फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये है अंडर आर्टिकल 25 to 28. द फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि आते हैं अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 में. एंड द सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32. अगर आपके फंडामेंटल राइट कोई छीन लेता है तो आपके पास ये पावर है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. और ये पावर कहाँ से आती है आपको? तो ये आपको आपके फंडामेंटल राइट जो कि अंडर आर्टिकल 32 है इसी से आती है. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो आइडिया है उसको प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं. ओके, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन. अगर इनको कोई वायलेट करता है, आपसे कोई इनको छीन लेता है, आपके जो भी फंडामेंटल ये 6 राइट्स है, अगर उनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, स्टेट के हाई कोर्ट्स में जा सकते हो और ये एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट में आप इसके ऊपर दाद मांग सकते हो. ओके, अब जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब जिसके फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. कैन एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो 4 प्रकार के रिट्स इशू कर सकती है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स. 5 प्रकार के. ओके, जो भी राइट है उनको रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स इशू करता है. तो जिसमें कि फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस मीन्स उस बंदे को सामने लाइए जिसके राइट्स जो है वो वायलेट किए गए, उसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है. देन द सेकंड रिट इज मैंडामस. थर्ड इज प्रोहिबिशन. फोर्थ इज सर्शररी एंड लास्ट वन इज को वारंटो फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द राइट्स. ये जो भी रिट्स है ये
सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, इनको हम जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो थोरली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए इनको डिप्राइव किया जा सकता है या फिर कुछ समय के लिए इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपेल्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि हमने अभी देखा कि पार्लियामेंट को पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हो, और हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये पावर है, मतलब वो चेक कर सकती है कि जो भी लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है या नहीं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई लॉ बनाते हैं तो आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनको भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्टेल किया जा सकता है। ओके, सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 ओके एंड 21। लाइफ एंड लिबर्टी के जो भी आर्टिकल है उनको छोड़ के नेशनल इमरजेंसी के दौरान बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको आप सस्पेंड कर सकते हो फॉर द टेम्पररी पीरियड। ओके, देन द नाइन्थ जो साइलेंट फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब देखिए डीपीएसपी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी इज अ नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नोवल फीचर है ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, जनरली स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि हु हैज told or who has said DPSP as a novel feature of our Indian Constitution. So it is called by Dr. B.R. Ambedkar. अब DPSP जो है वो पार्ट 4 में आते हैं अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनको क्लासिफाई किया जा सकता है इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो कैटेगरीज कौन सी है? सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये जो डीपीएसपी है दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बने ये सीख करते हैं हमारे डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो एक जिम्मेदारी होती है स्टेट्स के ऊपर कि वो एक वेलफेयर स्टेट इन इंडिया बनाए। ओके, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स अगर कोई डिप्राइव करता है, कोई वायलेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट्स में जा सकते हो दाद मांगने के लिए। उसी तरह अगर आपका कोई डीपीएसपी छीनता है, डीपीएसपी पर कोई वर्क नहीं करता है स्टेट, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर एंड नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट इज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर कोई इनका वायलेशन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। These principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making the laws. ये जो प्रिंसिपल्स है वो फंडामेंटल है हमारे गवर्नेंस के लिए, और ये स्टेट और सेंटर की ड्यूटी होती है कि आप ये जो भी प्रिंसिपल्स लिखे गए डीपीएसपी में उनके ऊपर आप लॉज बनाएं। ओके, और इन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करें जब भी आप लॉज बना रहे हो। देन दिस they impose a moral obligation on the state authorities for their application. एक moral obligation होता है। अब देखिए ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। उसके बाद ये जो है लीगली आप इनको ये नहीं कर सकते हो कि इसके ऊपर दाद नहीं मांग सकते हो, ये नॉन जस्टिसिएबल है इन द नेचर। लेकिन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, स्टेट्स की, इसलिए ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है स्टेट के ऊपर डीपीएसपीज। ओके, रियल फोर्स जो होता है जो इनको सैंक्शन करने के बिहाइंड होता है वो होता है पॉलिटिकल, मींस पब्लिक ओपिनियन। अगर किसी सरकार को जीतना है तो जो भी डीपीएसपी में बातें की गई है उसके ऊपर उनको लॉज बनाने होंगे, उनको फॉलो करना होगा। सो जो भी रियल फोर्स है इनको सैंक्शन करने के बिहाइंड वो होता है पॉलिटिकल, मतलब पब्लिक या पब्लिक ओपिनियन। जो मिनरवाल मिल्स केस हुआ था 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक
किस पर बेस्ड है, वो फाउंडेड है ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो बैलेंस है उसके बेडरॉक पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड है। ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में। ओके, सो गाइज आज के लिए ये पर स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स हो चुके हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या आपको समझ आ रहा है या कोई दिक्कत भी है, अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के शेष भाग के साथ टुमारो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।